Welcome back, students. Let us learn about one of the most important milestones in electrostatics. 1785 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टीन डी कोलॉम ने बहुत ही फैसिनेटिंग ढंग से बताया कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। तो एक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करता है। ये फोर्स जो है आइदर ये अट्रैक्टिव हो सकता है, इन दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है, या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है ये। और उन्होंने बताया कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अगर पहले ऑब्जेक्ट पे Q1 चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट पे Q2 चार्ज है। ही ऑल्सो सेड दैट द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स obeys the inverse square relation. That simply means electrostatic force is inversely proportional to the square of the distance between the charges or between the given objects. तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका अगर डिस्टेंस r है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दैट इज द डिस्टेंस इज r, so स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज r स्क्वायर। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एवरीथिंग अबाउट कुलॉम्स लॉ इज कि जब ऑगस्टीन दी कुलॉम ने इस लॉ को बनाया, एक तरह से आप देखें तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, एक फॉर्मूला है जिससे आप इजीली जो है फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट दैट टाइम कुलॉम डिड नॉट नो कि Q1 का वैल्यू क्या है या Q2 का वैल्यू क्या है। उन्होंने चार्ज को मेजर नहीं किया था इस लॉ को बनाने के टाइम में। सो ही ट्राइड अ वंडरफुल ट्रिक। सबसे पहले तो कुलॉम ने एक बैलेंस बनाया। He invented a new kind of balance जिसको हम बोलते हैं टॉरिसन बैलेंस। और टॉरिसन बैलेंस के यूज से यू कैन फाइंड आउट द फोर्सेस इन नेचर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस बैलेंस को। तो इस बैलेंस को इन्वेंट करने के बाद when Coulomb started working on finding the formula for force between two charges, Coulomb was bit confused क्योंकि उनके पास क्या था कि जो चार्जेस अगर Q1 Q2 चार्जेस हैं तो इसके वैल्यूज Coulomb के पास उस टाइम नहीं थे, या मीन्स नहीं होंगे कि किस तरह वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है या जो भी रहा हो। बट ही डिड नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू कितने जैसे आप बोलते हैं ना कितना Coulomb चार्ज है ऑब्जेक्ट्स पे, ही डिड नॉट नो दैट। तो उन्होंने एक बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रिक यूज किया। उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लाया जो कि चार्ज था। ही डिड नॉट नो कितना चार्ज है इस पे, तो उन्होंने बोला ओके लेट इट बी Q। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है Q चार्ज है। फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उन्होंने ठीक उसके कांटेक्ट में लाया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आता है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो उन्होंने कांटेक्ट में लाया दैट वाज अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं था। तो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल टच कर दिया, कांटेक्ट में लाया, तो जो टोटल चार्ज है वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब दोनों ऑब्जेक्ट्स पे Q/2 और Q/2 चार्जेस होंगे। और ठीक इसी तरह अगर Q/2 वाले चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में दूसरा अनचार्ज बॉडी लाया जाए इक्वल साइज का, तो अगेन Q/2 से जो चार्ज है वो Q/4 में चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से उनके पास डिफरेंट क्वांटिटी के चार्ज ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनका वो एक्चुअल चार्ज तो नहीं जानते थे, बट दोनों का रिलेशन वो जानते थे कि एक ऑब्जेक्ट डबली चार्ज है या एक हाफ चार्ज है। अब उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस फिक्स्ड रखा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, और ऑब्जेक्ट्स चेंज करते रहे। चार्ज ऑब्जेक्ट एक बार Q/2 था, या एक बार Q था, या एक बार Q/4 था। दूसरे ऑब्जेक्ट को भी वो चेंज करते रहे, और फिर उन्होंने रिलेशन देखा, और फाइनली उनका फॉर्मूला एक वंडरफुल फॉर्मूला आता है, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 into Q2 by R square, where R is the distance between two charges and Q1 and Q2 are the charges on the charged objects. और K जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इस तरह से उन्होंने डिराइव किया फोर्स को। And finally, the electrostatic force is given by F, that is equal to constant of proportionality multiplied by the product of charges and divided by the square of the distance between these charges. In SI units, the value of K is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square पर Coulomb स्क्वायर। और जो K कांस्टेंट है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K।
जहां पे एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी, ओके। अगर आपने देखा एप्सिलॉन नॉट यूज किया गया है तो दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीन्स वैक्यूम में, जहां पे कोई और मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है या कोई भी और सब्सटेंस नहीं है। एंड द वैल्यू फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम में जो परमिटिविटी है उसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग के जो कांस्टेंट है या परमिटिविटी है इसके बारे में और भी बातें करेंगे, बट वी विल वेट जब ऐसा टॉपिक आएगा हमारे सामने। फॉर नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर मेथड से जानना इज मोर इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल लर्न इट थ्रू द वेक्टर मेथड। एंड टू डू दैट लेट अस डिफाइन द पोजीशंस ऑफ दीज चार्जेस। Q1 और Q2 आपके चार्जेस हैं अगर, तो इसके पोजीशंस को अगर हमने डिफाइन कर लिया, और पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए हमें एक ओरिजिन चाहिए जिसको हम O से डिनोट कर सकते हैं, और जो चार्ज Q1 है उसका अगर पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया R1, और जो चार्ज Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर हमने माना R2, और ये जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 इसको हम नंबर 1 एंड 2 भी बोल सकते हैं कि नंबर 1 चार्ज, नंबर 2 चार्ज। दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस। नाउ चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ जो भी वेक्टर लीड करेगा, जो वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, उस वेक्टर का नोटेशन कुछ ऐसा होगा R21। तो अगर हमने बोला R21 इट मीन्स वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, और इसको हम लिखेंगे R2 माइनस R1। और अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स जो है चार्ज Q2 पर बिकॉज ऑफ Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स को भी हम बोलेंगे फोर्स 2-1। So this is force on charge 2 due to 1. So let me write F21 is force on charge 2 due to charge 1. और जो हमारे पास R21 है, R21 जो वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की तरफ का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस वेक्टर क्वांटिटी को अगर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक यूनिट वेक्टर होगा, एंड वी पुट अ स्मॉल कैप ओवर द यूनिट वेक्टर। नाउ इट इज वेरी इजी टू डिफाइन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 in a vector form is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught product of charges divided by the displacement vector R21 का square, and if we do the mod that will be wonderful, so let's do the mod, और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर R21 से। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका है जब दोनों ही जो चार्जेस हैं लाइक चार्जेस हैं, तो F21 का डायरेक्शन और R21 का डायरेक्शन सेम है। अगर Q1 और Q2 लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट्स व्हाई Q2 जो है वो Q1 से दूर जाना चाहेगा और वो दूर जा रहा है। सो F21 मीन्स फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एंड सिंस बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस, बोथ द चार्जेस आर ऑफ द सेम साइन, तो ये F21 जो है ये 1 से 2 की तरफ ही जा रहा है, अवे जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 की तरफ ही जा रहा है, और हमारा डिस्टेंस वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। बट अगर सिनेरियो कुछ ऐसा बना कि आपका जो डिस्टेंस वेक्टर है R21 दैट इज R2 माइनस R1, बट आपके जो चार्जेस हैं वो अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर ऐसा है तो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो फोर्स एक दूसरे को अपनी ओर वो अट्रैक्ट करेगा ये चार्जेस, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो यहां पे जो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 है F21, इसका डायरेक्शन क्या होगा, R21 के अगेंस्ट हो जाएगा, ये है ना, R21 1 to 2 की तरफ जाता है, बट ये जो फोर्स F21 है ये ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो वैसे ये इक्वेशन वैलिड होगा, बस आपका जो R21 है, R21 को आपको लिखना होगा R12, ठीक है, या R21 को
आपको लिखना होगा यहां पे -R21। तो अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला दूं कूलॉम्स लॉ का, तो दैट इज F12 is the force on charge 1 due to charge 2 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसको मॉड में स्क्वायर लिखता हूं, इसका ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, और मैं एक यूनिट वेक्टर साथ में अटैच कर देता हूं। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा R21 के, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 के, बट उसका डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होगा, इसलिए हम एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। सो आपका जो F12 फोर्स है दैट इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू F21। तो यहां पे कभी कभी यू विल फाइंड कि लोग या तो R21 को रिप्लेस कर देंगे R12 से, या कभी कभी सिंपल R21 के आगे अगर नेगेटिव साइन लगा गए तो भी वी हैव द सेम मीनिंग, नेगेटिव R21 मीन्स R12। नाउ लेट अस कम टू फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। सेम लॉ यूज करना है, कूलॉम्स लॉ, लेकिन यहां पे चार्जेस पहले तो 2 थे हमारे सिस्टम में या हमारे सिंपल मॉडल में, लेकिन फिजिक्स में ऐसा ही होता है कि धीरे धीरे हम अपने मॉडल को कॉम्प्लिकेट करते हैं और यहाँ पे अब 2 से ज्यादा चार्ज आ गए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। कुछ क्वेश्चंस तो मैं कमेंट्स में डाल रहा हूं, तो आप वहां से भी क्वेश्चंस उसको पिक करके बना सकते हो। तो जब हमने एक और चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया Q3, तब क्या होता है, और तीनों के पोजीशन वेक्टर्स भी हमने डाल दिए हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो R1 जो है Q1 का पोजीशन वेक्टर है, R2 फॉर Q2 एंड R3 फॉर Q3। तो अगर हमने देखा कि Q1 पे टोटल फोर्स Q2 के कारण क्या आ रहा है, तो इस फोर्स को हमने बोला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12, और ये किस डायरेक्शन में है, चार्ज Q2 से Q1 की डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिखते हैं R12। और आपने अभी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखा होगा, कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर 2 से 1 की तरफ है तो उसे हम लिखेंगे R12, और अगर 1 से 2 की तरफ है तो उसे हम लिखेंगे R21। नाउ लेट अस सी कि चार्ज Q1 पे Q3 के कारण क्या फोर्स लगता है। तो चार्ज Q1 पे Q3 के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी Q1 और Q3 के अलोंग होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। सो Q3 से Q1 की तरफ के डायरेक्शन में ये फोर्स होगा। ठीक है, और इस फोर्स को हमने बोला F13 एंड वी कॉल इट फोर्स ऑन 1 चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम लिखेंगे R13। तो हमने देखा कि चार्ज Q1 पे Q2 और Q3 के कारण जो फोर्सेज आ रहे हैं वो फोर्सेज कुछ ऐसे हैं। Q2 के कारण जो फोर्स Q1 पे है उसको हमने लिखा F12 से, और Q1 पे Q3 के कारण जो फोर्स है उसको लिखा हमने F13 से। और टोटल चार्ज जो Q1 पर है अगर वो फाइंड आउट करना चाहें हम, तो जो हमने अभी फोर्सेस फाइंड आउट किए थे इंडिविजुअल फोर्सेस, अगर उसको हमने ऐड कर दिया तो हमें टोटल फोर्सेस मिल जाएंगे। बट ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये एक वेक्टर एडिशन है। ऐसे सिस्टम में आप और भी चार्जेस ला सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी चार्जेस ला सकते हैं, बट टोटल फोर्स जो किसी पर्टिकुलर चार्ज पे होगा ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस सराउंडिंग इट, वो हमेशा एक वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल फोर्सेस का। ठीक है, तो इसको अगर प्रॉपर वे में डिफाइन किया जाए तो इट इज समथिंग लाइक व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट force on any charge due to a number of charges is the vector sum of all the forces on the charge due to the other charges taken one at a time। तो इंडिविजुअली पहले आपको एक फोर्स निकालना होगा ड्यू टू वन पर्टिकुलर चार्ज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह सारे फोर्सेस निकालने के बाद उसका अगर आप वेक्टर सम करोगे फोर्सेस का, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज। ऐसे सिस्टम में आप अगर अदर चार्जेस को क्लोज लाते हो, इस सिस्टम के अंदर लाते हो, तो आप जो प्रीवियस फोर्सेस हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हो, तो द इंडिविजुअल फोर्सेस जो हैं F12 या F13 वो इफेक्ट नहीं होने वाले अगर आप और भी चार्जेस सिस्टम में लाते हो जिससे और ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। सपोज F14 जनरेट होगा, F15 जनरेट होगा, या कितने सारे भी फोर्सेस जनरेट हो, बट इट विल नॉट इफेक्ट एनी अदर फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
So with the help of superposition principle, you can say that जो F1 है force on charge 1 due to force on charge 2 या due to force and charge 3 जो कि वेक्टर सम है, और इसको और एलैबोरेट करके लिखो तो it is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 का स्क्वायर and unit vector R12 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 for F13 upon vector R13 mod का स्क्वायर and unit vector R13. So आप इंडिविजुअली दोनों फोर्सेस फाइंड आउट करोगे, और ये जो चार्जेस प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q2 है या Q3 है, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते. सो इंडिविजुअल फोर्सेस आपके जो फॉर्मूला यूज होगा वो सेम रहेगा, इंडिविजुअली सेम रहेगा वो फॉर्मूला. और इस सिस्टम में और भी फोर्सेस अगर लाएं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज दैट F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14, और इस तरह का इनफाइनाइट फोर्सेस होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस आप उस सिस्टम में ला रहे हो. एंड सपोज n चार्जेस आप उस सिस्टम में लाते हो, एंड दैट इज जस्ट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस. और इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सबके लिए कॉमन है, और अंदर में ब्रैकेट के अंदर में क्या रह जाएगा, मल्टीपल ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, एंड वी हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस हियर, द डिस्प्लेसमेंट, एंड देन यूनिट वेक्टर को अटैच करना होगा. और ये इंडिविजुअली आप 1-3 के लिए फिर करोगे. So this is the general formula for forces based on the multiple charges. और इस तरह से आप you can write it Q1 Qn R1n का square and then vector R1n, the unit vector R1n, and that's it. और वेक्टर सम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए यू कैन यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं तो एक बार आप ब्रशअप कर लो उसे फिर से. वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी एक आपका जो प्रैक्टिस हो जाएगा वेक्टर एडिशन का. और फाइनली अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यू कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स